अच्छा नाज़रीन कराम, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि छोटी छोटी खबर ही बड़ी खबर लगती है। अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या खबरें हैं। किसी ने कहा आज तो इतवार है, इतवार को अहम खबर हुआ नहीं करती। किसी ने कहा नहीं वो फवाद चौधरी रहा हो गया, वो बड़ी आज अहम खबर है, एक तो ये खबर अहम है। किसी ने कहा कि पीटीआई का झगड़ा है, वो मरवत कुछ कह रहा है, दूसरे आदमी ने कोई और बयान दिया है, उनके आपस में इख्तलाफात है, वो बड़ी खबरें हैं। देखा जाए तो ये अब पार्टियों के अंदर के लिहाज से तो खबरें हो सकती हैं, लेकिन मुल्क की सतह पर जो इसको हमारी सूरत हाल है उसके लिहाज से ये बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं। फिर क्या है? तो बताया गया कि गैलप का सर्वे आया है जिसमें 74% ताजर पेशा लोगों ने कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये चला नहीं सकती हमारी मीशत को। अच्छा, ताजर पेशा लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन पर टैक्स लगने वाला है। अब क्या इलाज किया जाए मुल्क की मीशत को दुरुस्त करने के लिए? IMF को छोड़ दें, मुल्क की मीशत को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा तबका हमारा टैक्स नहीं देता। आप चले जाएं हमारे शालमी में, शालमी छोड़ दीजिए, वो तो पता नहीं स्मगल का माल बेचते होंगे, लिबर्टी चले जाइएगा, आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी बड़ी दुकानें और क्या क्या टैक्स की पेमेंट है उनकी। जरा गौर तो कीजिएगा इस मामले पर। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स नहीं देता, हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ये टैक्स छुपाती है। तो ये सारा वो असर किस पे पड़ता है? मुझ पर, आप पे पड़ता है। किस तरह पड़ता है? इस तरह पड़ता है कि मैं अब 2 लोगों की फैमिली है, मैं और मेरी बीवी सिर्फ, हमने पिछले 2 महीने से 50,000 से ऊपर गैस का बिल पे कर रहे हैं। स्लैब मुकर्रर कर दी गई है, छोटी स्लैब पर इतना बिल और बड़ी स्लैब पर इतना बिल। मैं सोच सोच के मर गया हूं कि कहाँ मैंने गैस इस्तेमाल की है जिसका बिल 55,000 आया है, लेकिन आ रहा है। यही हाल बिजली के बिलों का होता है। हमें पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, हम अले तले जिससे मिलते हैं इकट्ठे का घसीट इकट्ठे करते हैं, लेकिन जिन लोगों को पैसे अदा करने वो पैसे अदा नहीं करते। मईशत की सूरत हाल ये है, जो हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि इंडिया ने बिल्कुल तस्लीम कर लिया है कि हमने पाकिस्तान के 20 शहरी मारे हैं और राह ने मारे हैं और हमारे स्लीपर सेल वहाँ मौजूद हैं, उनके ज़रिए मारे हैं। हम कुछ नहीं, बयान ख्वाजा आसफ वो जो बयान दिया करते हैं कि हम देखना हम ठीक कर देंगे तुम्हें, उस तरह का एक बयान आ गया और मुतमिन हो गए। तो क्या खारजा अमूर के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? शहबाज शरीफ पहले गैर मुल्की दौरे पे गए हैं। गैर मुल्की दौरा क्या है? वो तो उम्रे के लिए गए हैं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए गए हैं, बीच में मुलाकात भी कर लेंगे। अभी सऊदी अरब से हमारा 1 डेढ़ 2 साल से, बल्कि शायद 5-4 साल से मसला ही तय नहीं हो पा रहा। वो छोटे मोटे जो पैसे चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो सूरत हाल डेकोडेक पे दूसरी जगहों पे है, उसके बारे में उनकी अब शराइत ऐसी खड़ी होती हैं कि कभी हम भी पूरी नहीं कर पाते। कहाँ खड़े हैं हम? क्या सूरत हाल है हमारी? और अब ये कहा जाए कि ईद के बाद तहरीक चलेगी और उस तहरीक में ये कहा जा रहा है कि तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं। उसमें एक नुक्ता नज़र है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस तहरीक में उस तरह एक्टिवली हिस्सा नहीं लेंगे जिस तरह लेना चाहिए। वो इस तरह का यू टर्न नहीं ले सकते कि अपने साथियों को छोड़कर अपनी मुखालिफ पार्टी में जिसकी सारी वो उम्र एक तरह की नफ़ी करते रहें उसके साथ मिलकर तहरीक चलाएँ। हमदर्दियाँ दिखाएंगे, दिखाने की ज़रूरत पड़ी, क्या सूरत हाल है, इस पर बहस करेंगे। ये सारा नक्शा है कन्फ्यूज सा मुल्क के अंदर जो मैंने पेश किया है, ऐसे ही एट रैंडम पेश किया, जो भी मुंह में आया वो कह रहे हैं ना बकरा हूँ जुनूब में क्या क्या कुछ, वो सूरत हाल हो गई हमारी। लेकिन इस पर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के बहुत सीनियर उस्ताद हैं। उनके तज़िये हम सुनते रहते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब हैं, आज हमारे स्टूडियो में हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनकी राय भी लेंगे। और सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के रहनुमा हैं, ये भी मौजूद हैं हमारे साथ, कानून दान हैं और बड़ी सुलझी हुई और मंजी हुई बात करते हैं। नवीद चौधरी साहब हमारे हमारे साथी सीनियर तज़किया नगार, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ही बात करता हूँ, ईद के बाद क्या इरादे हैं? क्या आपकी पार्टी सचमुच किसी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होगी जो इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करे, या सिर्फ प्रोटेस्ट की हद तक कुछ साथ देंगे या वो भी साथ नहीं देंगे? क्या सूरत हाल है इस वक्त? ये बात हमारी बिल्कुल झूठ हो सकती है, मगर उसकी एक बड़ी आसान चीज जो ना वो उसका एक तरीका है कि ये जो पार्टियां जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं, जैसे पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी 2 सूबों में बैठी है, में बैठी, यहाँ पे जो ना कह दे कि हम ये लेंगे, हम लिख आर्डर, और ये बात हमारी झूठ हो जाएगी। देखिए, चोजन लोग अगर वो कर रहे हैं तो सर आंखों पे, और अगर चोजन जो है ना वो नहीं कर रहे, अगर हुकूमत का एक इंतजाम है तो फिर जो है ना कोई भी एक्सेप्ट नहीं करे।
सबसे बड़ा आपका बहरान है 2018 से अब तक, ये लेजिटिमेट का बहरान। आपको कोई मानता इसलिए नहीं है कि आप लेजिटिमेट नहीं है। आपके यहाँ जो ना एक इंतजाम के तहत जो ना एक रिजल्ट मुसल्लत कर दी। हम मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, मगर दूसरा फरीक भी तो ये चाहे ना। उन्होंने कहा कि जी चलें, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये नहीं, ये हमने लिख दिया चीफ जस्टिस को खत के जी ये कमीशन अपॉइंट कर दे और ऑडिट कर देते हैं। वो कहेंगे कि जी कानून वाली बात नासिर मुल्क वाले कमीशन को तो सबको याद है ना। तो कानून तो एक दफा बन गया, एक प्रेसिडेंट तो मौजूद है। तो चारों सूबों में अगर पीटीआई चाहती है कि इस मामले को जो ना आसानी से सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हल कर दे, वो कहें जी बताइए कामरान साहब, बताइए कौन से 10 साल के हैं आपके, अभी खत्म करते हैं आपकी बात को, आप ऐसी खामखा जो ना फजूल बातें करते हैं। नून चाहती है तो वो कहे कि बताइए जी आप अपने 10 साल के बताइए, हमारा झगड़ा जो है यहाँ पे पीटीआई के साथ है, बताए पीटीआई जो ना बताए कि कौन से 10 साल 20-30 साल के आपके हैं, हम अभी खोलने के लिए तैयार हैं। ये लिखा चीफ जस्टिस को खत और ये उसको दे दिया, मैंडेट दे दिया कि अगले 30 दिन में जो ना इस बात पे ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दे। ये बात खत्म हो जाएगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो ना अगर इनका मैंडेट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है तो मिलजुल की अगली हुकूमत करें, इनको मैंडेट को तस्लीम भी करेंगे, हम इनकी मदद भी करेंगे और मुल्क भी आगे दोस्त समत में रवाना हो जाएगा। मगर अगर आपने ये करना है कि नहीं जी आप चले जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं, वो फिर अगले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 5 साल की बजाय 10 साल में फैसला होगा और मीनवाइल हमको जो है ना बस किल करने दें, हम उम्रे शुमरे करते रहें। और आज हमने रोजा रसूल पे हाजिरी दी, एक दिन जो टावर आ जाएगा पर आप रोजा रसूल सबसे ज्यादा हमारे लिए आप ठीक जी। नवीद चौधरी साहब, आपने सुनी बात कामरान मुर्तज़ा साहब की। वो कहते हैं कि ये अगर हुकूमतें ये काम कर लें तो मामला ठीक हो सकता है, लेकिन जब किसी तहरीक में शामिल होने वाली सूरत हाल दिखाई नहीं देती कि DUI किसी ऐसी तहरीक में शामिल होगी और ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। क्या कहते हैं आप इस पॉलिसी नक्शे के बारे में? देखिए, इलेक्शन के हवाले से जो मुरजा तरीक़ेकार है वो तो ट्रिब्यूनल में जाने का है, और जस्टिस नासिर मुल्क ने जो किया था 2013 इलेक्शन के हवाले से, वो भी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है दरमियानी। मामला ये है कि टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि किसी भी पार्टी को हुकूमत करने नहीं देना। असल इशू तो ये है ना। अब जो तजर्बा था 2018 का, वो बुनियादी तौर पर जो उसका जो बॉटम लाइन थी, थीम लाइन थी, वो ये थी कि तमाम सियासी जमातें खत्म। ठीक है। जो जनरल पाशा बुलाकर साथियों को कहा करते थे, वो यही कहते थे ना कि सबको भूल जाए, यानी कि उनकी अगली नस्ल के नाम भी लेते थे कि मरियम, हमजा, बिलावल, मोनू सलाई, इन सबको भूल जाए और ये पार्टियां सारी की सारी खत्म, अभी नई लीडरशिप आएगी। तो वही तजर्बा इन्होंने किया। वो इनके गले जब पड़ा और खौफनाक तरीके से पड़ा कि अभी तक नहीं निकल रहा, और उसमें खैर इनका अपना भी कसूर है, इनके अपने लोग साथ मिले हुए हैं। 9 के अंदर फौज के आला अफसरान शामिल थे और उसमें कुछ फारग भी हुए, कुछ को बाद में चलाया भी उन्होंने। फैसल वाडा ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर कहा कि जूते चलने चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 किया। वो चकवाल में जूते पहुंचे और उसके बाद कोयटा पहुंचे। उनका इशारा था जनरल आसफ की तरफ भी था। और भी कई मामला हैं, अभी तक बहुत कुछ हो रहा होगा अंदर, हमें नहीं पता क्या गड़बड़ है। इस तरह जुडिशरी के अंदर जो जिस तरह से बंदे रखे गए, जिन जजों ने खत लिखा है 6 जजों ने, इनमें से 5 वो हैं जो जनरल फैज की सिफारिश पर भर्ती हुए। आपको और मुझे पता है अच्छे तरीके के साथ कि IAS की क्लियरेंस के बगैर जज भर्ती होने का कोई तस्वर ही नहीं था जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट बना। जस्टिस मौसम कियानी जो है उनके मतलब एक तगड़ा रेफरेंस पड़ा हुआ है बीच में, वो किसी के सामने आ सकता है। कई चीजें हैं और बहुत से गलत फैसले उन्होंने दिए हुए हैं। मजाक उड़ाते थे वो सियासी जमातों का जब वो रिलीज में जाते थे उधर। अतर मिर्जा साहब का अपना एक बैकग्राउंड है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि शौकत अली सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने इजलास बुलाया जजेस का और सबको कहा कि किसी ने जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी की बेटी की शादी में नहीं जाना। ये इनका इखलाकी हाल है, इखलाकी सतह है। ये कौन सी इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं? मसला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ मुल्क के अंदर कर रही है वो बहुत खतरनाक है, उसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। 2024 के इलेक्शन में सेनेटर कामरान मुर्तजा की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। JUI को इस तरीके के साथ आउट किया गया कि मुझे इनकी जो टॉप लीडरशिप है, मैं नाम नहीं लूंगा, ज़ाहिर है उन्होंने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। उन्होंने बताया कि जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत दौरा अमेरिका करके वापस आई है तो उन्होंने आते जैसे ही वो पाकिस्तान में एंटर हुए हैं,
मुकम्मल तौर पर उन्होंने JUI का बाइकाट कर दिया। JUI बम धमाकों की जद में थी, खुदकुश हमलों की जद में थी, 50 तरह के मसाइल थे उनके साथ, कंपेन चलाने नहीं दी जा रही थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने JUI के साथ तमाम राब्ते काट दिए। अब वो पता नहीं क्या उनको वहां से कहा गया था कि शायद कोई अफगान तालिबान के साथ मौलाना कोई अमन की डील कराना चाह रहे हैं, तो वो अमेरिका को कबूल नहीं थी। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक बात। जेल के अंदर जो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इमरान खान को, ये देखिए इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ना। आप कैदी को रखते हैं उसका हौसला तोड़ने के लिए, उसको बताने के लिए कि भाई ये जेल जेल होती है। वहां आपने एक तमाशा बनाया हुआ है, आज ही सारे अखबार में रिपोर्ट छपी हुई है कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। वो तो खान बाबा होटल बना हुआ है। तो यानी कि सूरत हाल ये है कि इस तरह के सारे मामले आप कर रहे हैं, और अच्छा हमें कहा जाता है जी इमरान खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं, हम करते हैं, खुद आप कोर कमांडर हाउस में बुला के गिरफ्तारियां दे रहे हैं 9 मई वालों को। तो ये क्या तमाशा है? आपकी बातें समझ आ गई। ऐसी कंट्राडिक्शन, ऐसे तजादात हैं जो ना पहले समझ आते थे, 18 से पहले भी समझ नहीं आते थे, बाद में भी नहीं आते थे। हम उस जमाने में भी कहते थे कि आप हमें ये कहें कि फौज को साथ दे यहाँ का मीडिया, ये ना कहें कि फलां जमात को सपोर्ट करो या फलां की मुखालफत करो, ये आपका काम नहीं है। आज भी वही सूरत हाल है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? अब सारी बात दोनों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गए, आप क्या कहेंगे? ये सब बात तो सेनेटर साहब ने भी सही की है, नवीद चौधरी ने भी सही की है कि ये तजुर्बात जो है ना, ये अक्सर ये कोट हो जाता है कि 2018 से शुरू हुए थे। मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है, एस्टेब्लिशमेंट तजुर्बात पे तजुर्बात कर रही है। कभी IGI बनाई जाती है, कभी 9 सितारे बनाए जाते हैं, कभी इमरान खान साहब को लाया जाता है, और इनके हर तजुर्बा इनका नाकाम हुआ है। लेकिन ये वाकई उससे सबक नहीं सीख रहे। पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। कभी आप जाके गरीबों के घरों में देखें कि उनका चूल्हा किस तरह जल रहा है। अगर मीर साहब आप जैसा बंदा गैस के बिलों से परेशान है, तो आप सोचें कि जिसकी कोई आमदनी नहीं है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, वो लोग क्या करते होंगे? गैस आती नहीं है लेकिन बिल ज़रूर आता है, और माशाल्लाह अब तो जो बिल आता है वो बिल्कुल होशरुबा होता है। तो जो कौम ने, अब बात यही है कि आप जब तक कौम के मैंडेट की इज्जत नहीं करेंगे, भले वो 1971 हो, भले वो 2013 हो, 2018 हो, 2024 हो, आप आवाम को कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन आप आवाम की एक बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आवाम ने जिसे मैंडेट दिए आप उसके हवाले करें। जब आप एक क्रिकेट की टीम में 2 फुटबॉल के खिलाड़ी घुसाएंगे, 2 हॉकी के खिलाड़ी घुसाएंगे, तो आप हॉकी भी तबाह करेंगे, फुटबॉल भी तबाह करेंगे और क्रिकेट भी तबाह करेंगे। अभी भी अगर आपने शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट दी है, तो शहबाज शरीफ के पास 2 जो की प्लेयर होते हैं किसी भी काबीना में, वो वजारत दाखिला होता है, वज़ीर दाखिला होता है, वजारत खारजा होती है, वज़ीर खारजा होता है। आपने वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे वहाँ पे ला के जो है वो फिट किए हैं। आप देखें कि हैरानी की बात तो ये है कि सेनेट के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो जब तक ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं होगी, सियासतदानों को उनका काम नहीं करने दिया जाएगा, तब तक मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। आप ताजिर बरादरी पे टैक्स लगाएं, आप बिलों के अंदर टैक्स लगाएं, आप रोज़गार के मौके जो है वो जब तक पाकिस्तान के अंदर आप मुहैया नहीं करेंगे, यंग जनरेशन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो इमरान खान को वोट पड़ता है, PTI को वोट पड़ता है, शायद इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतना वोट नहीं पड़ता है। ये आप लोगों के खिलाफ जो नफरत है उसके रिएक्शन के अंदर इलाज क्या है? इलाज क्या है? इमरान खान के ज़माने में भी महंगाई ऐसे चल रही थी। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोई भी हुकूमत जो है वो महंगाई को काबू नहीं कर सकती। मीर साहब, ये एक तो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। हुकूमतें जो है वो मुआहदे करती हैं, 5 साल कम से कम आप किसी को हुकूमत पूरा तो करने दें, ताकि वो कोई भी मुआहदा करेगा। अब अगर भारत के साथ कोई भी बैरूनी जो इन्वेस्टर्स है वो मुआहदा करते हैं, उनको नजर आ रहा है कि मोदी की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल भी है और उसकी एक कंटिन्यूटी भी है। हमारे मुल्क में कंटिन्यूटी नहीं होती। इस्तेहकाम आपकी बात कर रहे हैं जी। फराजा साहब, क्या आप कहेंगे? बड़े गौर व फिक्र में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं आप। मैं इसलिए दिखाई दे रहा हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया करते हैं और वो जुमला बोला करते हैं कि भी ये बाकी को दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं। मुझे गुफ्तगू से ऐसे लगा कि जैसे ये जो सियासतदान जिनको हम कहते हैं कि इनको डेकेड्स हो गए हैं सियासत में आए हुए, अच्छा उनको हम बिल्कुल बरी ज़िम्मा कर देते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल पपेट्स हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आखिर इनको भी मौका मिला है इक़्तिदार में आने का, और कई दफ़ा यानी एक मुद्दत भी पूरी की है हुकूमतों ने और पार्लियामान ने। अब ऐसा नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदानों की जो कमिटमेंट है ना, अब वो आइन और जमहूरियत और अवाम के साथ नहीं है। अब उन्होंने अपनी अपनी बारियाँ लेनी हैं और जो उन्होंने अपने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं उनको अचीव करना है। अभी आप JUI की बात कर रहे थे, भाई मौलाना फजल रहमान साहब मुद्दत से कह रहे हैं, उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से कहा था कि मेरे में क्या मसला है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाते मुझे, या मौलवी को क्यों नहीं आप पसंद करते। तो मौलाना फजल रहमान साहब का जो स्टैचर है, जो स्टेटस है, वो ज़ाहिर है उनकी नज़रें 2 उहदों पे है और थी।
तो अगर ये मौजूदा सेटअप में तो अब ये नहीं पूरे हो सकते, इसलिए कि दोनों उहदे फिल हो गए हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे तहरीक के साथ और एक ऐसे सेटअप के साथ जिसमें उनके लिए गुंजाइश पैदा हो? मुझे तो लगता है वो जाएंगे ईद के बाद जो मामला बनेगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों को कम से कम एक काम तो कर लेना चाहिए था। देखें, इंतखाबात के ज़रिए ये इक़्तिदार में आया करते हैं, कोई भी सियासी जमात होती है। ये इमरान खान साहब के पुराने इंटरव्यू देखें, वो कहा करते थे जी मेडिटेशन मुझे को करेगा तो मैं सीधा देके चला जाऊँगा। वो लास्ट मिनट तक अपनी कापी पकड़ के खड़े हुए थे और जिस वोट पे 10 मिनट लगने थे उन्होंने 12 घंटे लगाए। देखें, इनका अमल ये है और कहना ही ये है। आज तक ये सियासतदान मिल के इंतखाबी रिफॉर्म्स तक नहीं कर सके कि हम एक ऐसा शफाफ, एक ऐसा इंतखाब जिस पे सबका कंसेंसस हो, जीतने वाला जो है उसको मुबारकबाद मिले, हारने वाले से हारने वाला अपनी हार तस्लीम कर ले। अगर ये एक काम भी सियासतदान नहीं कर सके हुकूमत में आके कि क्रेडिबल इलेक्शंस के लिए कोई बुनियाद फराहम कर देते, तो मुझे ये बताएं कि सीधा एक इदारे पे डाल देना और बाकी को बिल्कुल बरीज़िम्मा करार देना, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो जो मुनीर नियाज़ी साहब ने फरमाया था, आप बेहतर जानते हैं मीर साहब के, कुछ सानू मरंदा शौक भी कुछ शायद लोग भी जालिम, एक का कसूर नहीं है। यहाँ सबको देखना है, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। बात बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन किराम, इस पर एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद देखें, 2 मसलों की तरफ मैंने इशारा किया था। एक इंडिया का ये दावा कि उसने हमारे 12 बंदे मार दिए, 20 बंदे मार दिए हैं और हम टस से मस नहीं हो रहे, सिवाय ये कि ख्वाजा आसफ एक रस्मी सा का बयान दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। हम कुछ नहीं कर रहे, इंटरनेशनल सतह पर भी नहीं कर रहे, डिप्लोमेटिक सतह पर नहीं कर रहे। वो कहते हैं देखा ना, हम जवाब दिया करते हैं, हमने तुम्हारा बंदा पकड़ लिया था, पायलट आया था तो ये किया था। ये बयान नहीं है। अगर टेररिज्म हमारे मुल्क में हो रही है तो ये एक अलग कहानी है। इसका जवाब हमें टेररिज्म को इस तरह देना। पर तो इंटरनेशनल, कनाडा में एक वाक़या हुआ है, पूरी आलमी बरादरी को हिला के रखती है, हम इस पर बोलते नहीं। हमें क्या करना चाहिए? ये सारी बातें हैं जिस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरा मसला हमारी इकॉनमी का है, मईशत का है। टैक्स देने वाले टैक्स देने को तैयार नहीं है। और अभी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब कह रहे थे कि अगर हमने IMF की बातें नहीं मानी तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, और वो ठीक कह रहे हैं। ये सारी बातें हैं जिसको हमें गौर करना होगा एक वक्फे के बाद। ये नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 2 मसले ज़ेर गौर हैं। एक तो हमारी जो टेररिज्म का मसला इंडिया कह रहा है उस पर हम गौर नहीं करते। कल भी मैंने सवाल उठाया था, हमारे साथी नज़रअंदाज कर गए। और दूसरा मसला मईशत का है, इस पर हम बात करते रहते हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडिया ने इस तरह का क्लेम किया है और हम दम साधे बैठे हैं, ये आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा इसका? कामना मुर्तज़ा साहब, पहले ये बात मामूली नज़र आती है लेकिन मामूली नहीं है। कनाडा का एक बंदा जो कि बेसिकली इंडियन ही था, कैनेडियन शहरी हो चुका था, उसका कत्ल हुआ तो उन्होंने हंगामा कर दिया। अमेरिका ने पहले कह दिया कि आप हमारे यहाँ कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये कहा जा सकता है कि ना अमेरिका है ना कनाडा है, हम छोटा सा मुल्क है, लेकिन इंडिया के साथ तो हमारा वही ताल्लुक़ है जो किसी भी मुल्क का अपने एक हरीफ के साथ हो सकता है। अगर कोई ईरान के ख़िलाफ़ बात करता है, इसराइल भी करता है तो ईरान बोलता है। हम क्या इस मामले पे क्या कर सकते हैं? हम देखिए, दुनिया भर में जो मुल्क होते हैं, जो रियासतें होती हैं, वो अपनी रिट जो है बाज़ औक़ात दूसरे मुल्कों में भी इन्फोर्स करती हैं। ठीक है। आपको अमल कासी वाला वाक़या याद होगा, पाकिस्तान में आके उन्होंने एक बंदा उनका वो मरा था अमेरिकन का, और उन्होंने यहाँ से आके पता नहीं कितने साल जो है ना वो पीछा करते रहे। उस पीछा करने के बाद जो है उन्होंने उसके बाद बंदा यहाँ से उठाया, करोड़ों डॉलर्स उस पर खर्च किए और जाके वहाँ पे उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। मैं उस वाक़े की हमायत नहीं कर रहा, मेरे लिए बच्चों जैसा था वो लड़का, मेरा वाकिफ़ था, फैमिली पूरी मेरी वाकिफ़ है, मगर वो मैं ये रिट उन्होंने अपनी किस तरह से इन्फोर्स की थी। और हमारे यहाँ ये है कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो है उसका पहले तो अखबार की खबर, फिर उसके डिफेंस मिनिस्टर ने उसको उनका एडमिशन आ गया, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर का एक माजरत खाना बयान आ गया कि ये जी इलेक्शन स्टंट है। तो ये बदकिस्मती है। आप 25 करोड़ लोगों के जो है ना एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, भले आप ट्रू सेंस में इलेक्टेड हैं या नहीं हैं, मुझे पता है कि उनके हल्के में क्या मसाइल हैं। तो ये आप मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं मुल्क की उसकी। आपको जो है ना ये कम से कम जो है ना ये तमाम फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स से ये मामला जो है ना उठ जाना चाहिए था आज तक। और कुछ नहीं, आप तो लड़ नहीं सकते हैं, वो मुझे पता है कि आप नहीं लड़ सकते हैं। और ये तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे कि जी ये एडमिशन आ गया, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, अब बताइए कि क्या होना है। उनके लिए पाबंदियों की जो है ना रिक्वेस्ट आ जानी थी, ह्यूमन राइट्स के लिए के जो रेलेवेंट
फोरम्स थे उनके ऊपर ये बातें आ जानी चाहिए थी और वहाँ से जो है ना वो एक्शन जो है ना कुछ शुरू हो जाने चाहिए थे। आप में ये करने की सकत ही नहीं है। आप उनके साथ जो है ना आलू और प्याज बेचना और लेना चाह रहे हैं। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आ गया था वो इंग्लैंड में कि जी वो हम उनके साथ जो है ना वो तिजारत करना चाह रहे हैं। आपके यहाँ जो है ना कोई तरजीहात ही नहीं है। वजह उसकी तरजीहात ये है कि या तो आप बाहर होते हैं या जब आप आते हैं तो आप पावर में जो है ना वो मैनेज करके आ जाते हैं। तो इस ये जो कुछ मैनेज हो रहा है ना, अब मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक बात, ये जरूरत से ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा जो है ना वो मैनेज ना करिए, अब ये मुल्क की काज पे मैनेज हो। ठीक जी। नवीद चौधरी साहब। साहब देखें, इसमें ना दो पहलू हैं। इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए। हमारे सामने तीन बहुत बड़ी मिसालें हैं। 65 की जंग जो बेमकसद और लायानी जंग थी, उसके बाद माहिर ताशकंद हुआ जिसमें सरेंडर कर दिया अयूब खान और बाद में कहा कि जीती हुई जंग हार दी। वो कितनी जीती थी हारी थी ये एक लंबी बहस है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये मौजूद नहीं है। लेकिन मुआहदा किया, लाल बहादुर शास्त्री को खुश किया, खुशी के मारे में मर गया वहां। फिर हमने इसका दूसरा पोर्शन देखा, जनरल मुशर्रफ ने जब वाजपेयी खुद चल के लाहौर आ गए, मीनार पाकिस्तान पर आ गए, तो उसके वहां पर हमने देखा ऐलान लाहौर की सूरत में एक बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ। पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों ने भरपूर लाहौर में हंगामे कराए, जमात इस्लामी को यूज किया, सफीरों की गाड़ियां तोड़ी, बहुत तमाशा हुआ। लेकिन वो एक आबरूमंदाना मुआहदा था जिसमें को हल निकलने की उम्मीद पैदा हुई। उसके बाद इसी बुनियाद पर हुकूमत को लपेटा गया, जो भी चीजें बनाई गई। बाद में मुशर्रफ ने एक इंतहाई ऐलान इस्लामाबाद की सूरत में किया, जिसमें यह भी तस्लीम किया कि हमारे यहाँ से इंडिया में मुदाखलत हो रही है, फौजी मुदाखलत, आप अंदाजा लगाए। फिर हमने देखा कि जब मोदी चल के आए तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ जी, मोदी आ गए जी, जंदाल आ गए जी, बगैर वीजे के आ गए जी, फौज ने प्रोपेगेंडा कराया पूरा। बाद में हमने देखा कि पता लगा कि जनरल बाजवा और उनके जो साथी हैं वो दुबई में इंडिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर वो अमेरिका गए और जाके कश्मीर ही सरेंडर कर दिया। तो हमने देखना ये है कि ये जो हुकूमतें हमें कहती हैं कि आपने इंडिया से ताल्लुकात यूं नहीं रखने, यूं रखने हैं, वो खुद क्या करती हैं, आके पूरा का पूरा सरेंडर कर देती हैं। एक पहलू ये है। दूसरा मामला यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं। जिस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर उन साबिक मुजाहिदीन को निशाना बनाया गया जो कश्मीर में कितने किसी तरीके से जहाज के अंदर शरीक रहे थे, तो ये अलार्मिंग था। फिर यही मामला पसरूर में हुआ, यही मामला लाहौर में हुआ। अच्छा, इन सब की लिस्टें भी मौजूद हैं और पता है ये कहाँ कहाँ से आए हैं, सारे एजेंसी सब इदारों को मौजूद है। सिक्योरिटी के वाले से क्या इंतजाम थे। अगर आप आवाज उठाना चाहेंगे तो आवाज उठा के आप क्या करेंगे। देखिए कि बेकार मशक होती है हर एक हुकूमत का, हर एक रियासत का, हर एक मुल्क का अपना एक दौर होता है। वो कनाडा में उन्होंने मारा है, क्या कर लिया कनाडा वालों ने, कुछ भी नहीं, शोर मचा के बैठ गए हैं। अमेरिका के अंदर भी उन्होंने मारना था, वो इंटरसेप्ट हो गया और उसके बाद सूरत हाल जो है वो अभी अमेरिका ने भी कितने एक्शन पे दे दिया। उसके बाद आप आगे आ जाए। मामला ये है कि अब आज खबर छपी है कि क्योंकि सिखों की कवरेज करते हैं बहुत ज्यादा, जियो के जो नुमाइंदे हैं बरतानिया में, लंदन में, मुर्तजा अली शाह, वो भी इस लिस्ट में शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह, कहीं अल्लाह करे कि वो महफूज रहे। यानी कि होना तो ये चाहिए कि जहां जहां आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपने सिक्योरिटी मेयर्स को फुल प्रूफ बनाए। उनको पता होना चाहिए कि ये लोग टारगेट हो सकते हैं या ये निशाना है। अच्छा, फिर उनके जो सोलतकार हमला करने वाले वो पाकिस्तान में है, उन्होंने पैराशूट से बंदे नहीं उतारे, उन्होंने को बॉर्डर के पास से कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं भेजे कि ड्रोन आया वो हिट कर गया, वो यही मौजूद है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है ये पहला। और जो बात वज़ीर खारजा ने की है, वो कहते हैं मारेगा कि जोर मोहम्मद नस जाना या रोना, तो वो तो बयान नहीं दे सकता है ना। जब अमेरिका कुछ नहीं कर सका, कनाडा कुछ नहीं कर सका, तो आप भी बयान देंगे। हाँ, बयान देना चाहिए, रिकॉर्ड कराना, शिद्दत से कराना चाहिए। आपके सारे सफारत खानों का एक्टिव होना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया सेल पाक फौज ने बना के पीटीआई के हवाले कर दिया और अब उनके गले पड़ा हुआ है, ये बुनाया, इसका खर्चा तो इसी बुनियाद पर किया गया था कि हम 5th जनरेशन जो वारफेयर है उसका मुकाबला करेंगे इंडिया का, और दुनिया को बताएंगे कि इंडिया कितने मुजालम कर रहा है। तो ये आवाज तो उठानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी नाकामी है, अपने इदारों की बताइए, उसका भी ज्यादा लेना है। ठीक बात जी। नसीम कुरैशी ये सब तारीख से कभी भी हमने सबक नहीं सीखा। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख लें तो किस तरह आपने देखा कि यूरोप के अंदर लाखों लोग मारे गए, अरबों रुपए का वहाँ पे नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद वो टेबल पे बैठ के उन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि आज आप सुबह अगर गाड़ी लेके बरतानिया से
बाहर निकले तो आप 26 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम के वापस आ सकते हैं। कारोबार उनके आपस में चल रहा है, मईशत कितनी बेहतर होती चली जा रही है। हमारे 4 हमसाए ममालिक हैं, हमारे किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर आप मुआशी तौर पे देखें, अगर हम उनके साथ एक बिज़नेस के ताल्लुकात रखते हैं तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी ममालिक है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं। अच्छा, आप अफ़गानिस्तान के साथ आपकी जंग भी जारी है, वो आपके मुल्क के अंदर हमले भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ कारोबारी और बरदराना ताल्लुक रखे हुए हैं, जो कि आप हिंदुस्तान के साथ नहीं रखते। चाइना वाहिद आपका दोस्त बचता है, लेकिन जब दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर होती है, आप कहते हैं कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इनसे कोई पूछे कि ये आप डायलॉग चेंज कर लें, स्क्रिप्ट चेंज कर लें, क्योंकि कभी भी दहशतगर्द इजाज़त मांग के नहीं आता। अपने सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करें। जब तक सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अच्छा एक जगह आपका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जब 9 मई के वाक़यात होते हैं तो आप उसमें जो झूठे पर्चे काटते हैं, जो घर पर नहीं मिलता उसकी बीवी को उठा के ले जाते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। क्या आपने फस्तायत और बर्बरियत अपनी आवाम के साथ नहीं की? लेकिन जो दहशतगर्दी करते हैं वो इंडिया के लोग यहाँ पे आए, या जिस तरह नवीद चौधरी ने कहा कि सहूलतकार यहाँ पे मौजूद हैं, वो 20 बंदों को मार जाते हैं। हमें तो खबर ही नहीं थी। अगर गार्डियन ये खबर ना देता तो हमें तो इसका पता ही नहीं चलना था। और वजीर जो अपना दिफा है वो क्या बयान देंगे, जो खुद फार्म 47 पे आके बैठा हुआ है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बात फिर मीर साहब वहीं आ जाती है कि जब तक आप आवाम के नुमाइंदों को आप असम्बली में वहाँ नहीं लाएंगे, जब तक आवाम की आवाज़ नहीं आएगी, जब तक मामला नहीं चल सकते। नवीद चौधरी साहब ने इशारा दिया सोशल मीडिया की तरफ के PTI के हवाले कर दिया है, वो भी पाकिस्तानी अवाम है। PTI वाले कोई भारत से या इसराइल से नहीं आए हुए। मीडिया सेल बनाया था जो मैनेज नहीं कर पाया। मुझे पता है ना कि आसिफ गफूर साहब ने बनाया था, लेकिन अगर आज आप अवाम के नुमाइंदों के हाथ में हुकूमत दें तो यही सोशल मीडिया जो है वो नाक में दम कर देगा भारत का। तो बात यह है कि आपने तमाम मामला अपने हाथ में रख लेते हैं। अभी बात हुई थी कि सियासतदान पर इल्ज़ाम आता है, कौन से टेन्योर के आपने पूरा सियासतदानों को काम करने दिया। अगर हम बहुत पीछे भी नहीं जाते, हम मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात नहीं करते। आप हिस्ट्री पर चले जाएंगे फिर लंबी बात हो जाएगी। शबीर साहब, आप प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? आप बात तो उन्होंने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी क्लियर कह दी है। देखें, ये एक ऐसी बात है जिसमें मैं कहता हूँ सियासत को नहीं लाना चाहिए बीच में। ये मुल्क की सलामती का मसला है और इसको इसके सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। पूरी दुनिया में होता है, ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्पाइंग भी करते हैं, वो एजेंट्स भी भेजते हैं। ये रूस ने तो बरतानिया में भी मारे हैं लोग आके और उनको जहर दे के मारा है, जैसे अभी बात हो रही, एक वाक़या कनाडा में हुआ है। या देखें, ये जो बात हो रही है, गार्जियन ने जो स्टोरी दी है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, उसमें ये मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दिया है उनको, यहाँ उन्होंने आके इंटरव्यूज़ किए हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसमें जो इंडियन एजेंसी रॉ है और दीगर एजेंसीज हैं दुनिया की जो मुलविस हैं, पाकिस्तान ने कभी इस बात को छुपाया नहीं है। हमारा तो ये क्लेम छुपाया, लेकिन अब तो सबूत आ गया ना कि उनका वज़ीर। देखें, ये सबूत फिर वही मैं अर्ज करूंगा कि ये जो उस पूरी स्टोरी को तो पढ़े, ये हमारे से बात हुई है, हमने ये मौक़िफ़ दिया है उनको। और पूरी दुनिया में अब हुआ क्या है, जब इस स्टोरी के बारे में उनके वज़ीर दिफा से पूछा गया, राजनाथ से, तो देखें उनको उनकी जो कन्फेशन आई है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो कनाडा में इन्होंने एक सेपरेटिस्ट सिख को मारा था और इस तरह इन्होंने कोशिश की थी अमेरिका में, पूरी दुनिया ऑलरेडी इंडिया को ब्लेम कर रही है। और उस सूरत में वो शायद जोश जज्बात में आके कह गए और हॉट परसूट की बात कर गए और जी हम घर में घुस के मारेंगे। देखें, स्पाइंग के ज़रिए हर मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी ये करती है अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लेकिन इंडिया को ये जुर्रत नहीं हो सकती कि जो जिस तासुर में ये बात हो रही है कि इंडिया को हार्ड परसूट करेगा। 1919 में क्या हुआ था वाक़या, वो अभिनंदन वाला वाक़या, वो भी नहीं भूले, हमें भी नहीं भूलना चाहिए। हमने उनका बड़ा त्यारा है मिग 21, वो कोई आम त्यारा नहीं, देखें वज़ीर दिफा की बात नहीं, बात यह है कि आप एक वाक़या हुआ है, एक बात हुई है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद हुई है। हमने कहा है दुनिया में कि इंडिया ये करवा रहा है पाकिस्तान में, और हम जानते हैं कि टेट फॉर टैट जिस तरह इंडिया करना चाहता है किसी हवाले से और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराता है, इसमें कोई हमारी सुबकी नहीं हुई है। इंडिया यहाँ लोगों को मरवाने में और आम लोगों को भी मरवाने में और इनोसेंट लोगों को मरवाने में वो मुलविस रहा है उसकी जो तंजीमें। तो मैं कहता हूँ इसको यूं नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कन्फेशन किया है, एग्जैक्टली इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये बताना चाहिए कि उन्होंने कन्फेशन किया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ये आसान बात नहीं है कि बैन अक़वामी सतह पर आप दूसरे मुल्क के शहरियों को इस तरह मारते जाएँ और इसका एतराफ़ भी करते जाएँ और बच के भी निकलते जाएँ, ये हो नहीं सकता। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट मसला हमारे मुल्क की मईशत का है।
उसमें कई पहलू हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े बड़े प्रॉब्लम पैदा होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इन दिनों उसके असरात के तहत इस वक्त हमारी स्टॉक मार्केट पहुँची जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट का कोई असर आवाम पर तो पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात जो समझ आई है कि हमारे जो ताजर तबका है वो बहुत नाखुश है, नामुतमईन है। शबरज़ैदी भाग गए थे, अब क्या अब वाली जो हमारी इंतज़ामिया है वो भी भाग जाएगी? क्या ये लोग टैक्स से बचे रहेंगे? और टैक्स कोई मिडिल क्लास का आदमी देता रहेगा मेरे जैसा? क्यों देगा? क्या मुल्क इस तरह चल सकता है? मेरे कंधों पे तो मुल्क नहीं चल सकता भाई, इतनी सख्त नहीं है। कहाँ ये बैठे सब लोग हैं, किसी में इतनी सख्त नहीं है कि इनके कंधों पे मुल्क चलाया जाए। भाई जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वो अपना कोई हिस्सा कुछ तो डाले ना यार। कोई तरीका बता देंगे किस तरह वो टैक्स नेट में आना चाहते हैं। वो कहते हैं हम आना नहीं चाहते, ये हुकूमत ही गलत है। पहली हुकूमत भी गलत थी, शबरज़ैदी भाग गए। तो ये इस मामले में कुछ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह हम सरमायादार को मुल्क में वापस ला सकते हैं, अपने ताजर तबके को हम इसमें ऑन बोर्ड कर सकते हैं। अब ज़मीनों पर टैक्स नहीं लगा सकते हम, वो सूबों को दिया हो हम लगा नहीं सकते। प्रॉपर्टी पर टैक्स जो है वो हमारा, यानी ये शोबे हैं जिसमें बड़े नाजुक मकामात आते हैं। कभी कभी तो इशारा भी किया था शबरज़ैदी ने कि जब मैंने किया तो मुझे बाजवा साहब ने बुला लिया और कहा कि हमारे लोग यही तो छोटा मोटा कारोबार करते हैं और तुमने वहाँ DC रेट नाफज कर दिया है, तो ये कुछ थोड़ी सी इस पर रियायत करो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मईशत की ये सूरत हाल है, या अपनी छोटी मोटी सियासत से हटकर इस पर हम बात करें, क्या कहेंगे आप इस पर? मीर साहब, इसको एक और एंगल से लीजिए। आप देखें कि ज़कात का निज़ाम जो है वो बैंकों के ज़रिए भी जो ना वो गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करती है, और इसके अलावा लोग जो ना वो अपने तय भी जो ना वो देते हैं। मगर उनका गवर्नमेंट का आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट की ज़कात कलेक्शन जो है ना वो कितनी होती है, और लोग जो है कोई फ़िके के नाम पे, कोई वैसे कि जी मैं खुद दे देता हूँ, गवर्नमेंट को नहीं देते। तो मसला जो असल मसला है वो है एतमाद का। वो उस निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं है कि मैं ये ज़कात दूंगा। हालांकि पाकिस्तानी मेरा ख्याल है ज़कात और खैरात में जो है वो अगर आप आबादी के हवाले से भी अगर उसको करें, हिसाब करें, तो ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो है इनकी तादाद एक ज़माने में नंबर 1 आया था। जी ठीक है ना जी। तो अब आपका टैक्स क्यों नहीं देता? मुझे पता है कि आप मेरा दिया हुआ टैक्स जो है वो दुरुस्त तौर पे आम पब्लिक पे खर्च नहीं हो रहा। अगर मुझे चूंकि ये पता है कि मेरी दी हुई ज़कात जो बैंकों के जरिए जो है ना आप इसमें जो है ना वो अवामी नुमाइंदों की खरीदो फरोख्त या 2 नंबर धंधों में लगा देंगे, तो मैं उस तरह से ज़कात नहीं देता। मैं उसमें अपना फ़िका तब्दील करना पसंद करूंगा, मैं अपना हर काम जो है ना वो दूसरी तरह से कर लूंगा, मगर मैं आपके जरिए ज़कात नहीं दूंगा। तो टैक्स के पीछे भी, टैक्स ना देने के पीछे भी जो एक माइंडसेट है वो इस तरह का है। आपको आज पता हो कि आपके हॉस्पिटल में जो ना एस्पिरिन की गोली भी दस्तयाब है और कैंसर का इलाज भी हो रहा है और फलाना भी हो रहा है। आपके यहाँ तो जो ना वो आप एक एस्पिरिन जाके किसी हॉस्पिटल से, आप लाहौर में बैठे हैं तो आप लाहौर से जो ना वो आप जरा दवाइयाँ अपने सरकारी हॉस्पिटल से लेके बताएं। हमारे बचपन में तो सारा कुछ मिलता था। तो जब आपको अपने निज़ाम पे एतमाद नहीं होता तो आप टैक्स जो ना भेजना शुरू कर देते हैं। टैक्स न देना बहुत बुरी बात है, ये हमारा हक है कि हम जो है जो कमाएं उसमें से वो हिस्सा अदा करें, मगर उससे भी बुरी बात उस टैक्स के पैसों का गलत इस्तेमाल है। उस गलत इस्तेमाल को आज रोकिए, मामला आपके सीधे होने शुरू हो जाएंगे। जी नवीद चौधरी साहब, देखिए नवीद साहब, बुनियादी तौर पर मईशत का जो मामला है ये बैड गवर्नेंस का इशू है सारा, और इसमें 3 फैक्टर आ गए हैं अब जो बहुत बड़े फैक्टर हैं। उनके होते हुए मईशत की कीमत दुरुस्त होना मुमकिन होगा। इसमें पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है इस वक्त वो कार्टर्स है। कार्टर्स की मुआवनत एस्टेब्लिशमेंट करती है और जुडिशरी करती है। ये 3 जो है ये आपस में मिलेंगे। आप किसी भी हवाले से कोई फैसला करने जाएंगे तो कार्टर्स, जैसे आपने छोटी मिसालें थी कि फौजी अफसरों के हवाले से, जो रिटायर्ड फौजी अफसरों के हवाले से बाजवा साहब ने शबरज़ैदी साहब से कहा कि यार ये टैक्स क्यों लगा दिया, DC रेट क्यों कर दिया। मामला ये है कि ये कार्टर्स पाकिस्तान को निचोड़ रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी और लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है। एक मामला ये है। उसके नीचे आ जाएं, जितने लोग यहाँ पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं उनके लिए टैक्स देना, वो कहते हैं हमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आना। हमने सेल्फ असेसमेंट का प्रोग्राम दिया, वो भी नाकाम हुआ। वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आना चाह रहे कि हमें मुश्किल देना पड़ जाएगा। कारोबार बहुत बड़े हैं, टैक्स की मिकदार बहुत हो रही है, और जिस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है अदालत फौरन कह दे देती है। देखें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, दोस्तों को बात सीधी सी है कि अदालतों के अंदर टैक्स से रिलेटेड कितने
केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको तो एक तय होना चाहिए कि भाई आपने 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इसका फैसला करना है, इसके बाद आगे चले जाए। जो जितने भी इदारे हुकूमत पर बोझ हैं, मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन है, उनकी निष्कारी, हम पास से क्यों पैसा दें पीआईए को अगर वो नहीं कमा पा रहा, रेलवे को हम 1 रुपया भी क्यों दें अगर वो नहीं कमा पा रहा, हम स्टील मिल को 1 रुपया भी क्यों दें अगर वो नहीं कमा पा रहा। सी है, उनकी निष्कारी आपको करना होगी, उससे 4 पैसे खजाने में आएंगे और हुकूमत से ये बोझ खत्म हो जाएगा। ये एक लाजमी इशू है जिसको बार बार लटकाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये सारे मामला बैड गवर्नेंस के हैं, लेकिन बैड गवर्नेंस के साथ ये जो 3 चीजें हमें ऊपर से मुसल्लत हो गई हैं, हमारे कार्टल, एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी, ये एक नेक्सस बन गया है, ये पाकिस्तान की मशीन को चलने नहीं दे रहा। ठीक जनाब जी। नसीम सिद्दीकी साहब, देखिए बात तो हो रही थी कार्टल्स की। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम 10 बातें कर लेते हैं, लेकिन जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सज़ा और जजा नहीं होगी, तब तक ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। कार्टल्स बनते हैं, बिल्कुल कार्टल मौजूद है। कार्टल किसके मौजूद है? चीनी इंडस्ट्री किसके पास है? नून लीग के पास है, या पीपल्स पार्टी वालों के पास है। अभी नवीद चौधरी पीटीआई के पास भी, पीटीआई आप पता नहीं बोल नहीं रहे, नहीं वो रहे नहीं ना। जहांगीर तरीन साहब, वो जिनके बड़ा जहाज़ का जिक्र होता था कि उनके जहाज़ ने इमरान खान साहब की हुकूमत बनवा दी, लेकिन उनका जहाज़ उनको एक सीट नहीं दिलवा सका। बहरहाल बात हो रही थी कार्टल्स की। जब तक आप अभी बात की नवीद चौधरी ने कि 5 जजेस जो है वो फैज हमीद ने लगवाए थे, लेकिन आप देखें कि पंजाब के अंदर तो सारी की सारी जितने जुडिशरी है वो नून लीग ने लगवाई है, सिंध में जितनी है वो पीपल्स पार्टी के लगे हुए। तो जब तक फैसले नहीं होंगे, अवाम के हक में नहीं होंगे, जब तक आप इन कार्टल्स को नहीं पकड़ेंगे, तब तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अभी जिक्र हुआ कि शब्बर जैदी को बाजवा साहब ने बुला के बोला, बाजवा साहब ने किस हैसियत में बुला के FBR के चेयरमैन को इंस्ट्रक्शंस दी। बात यह है कि मामला जिधर से चलते हैं, जिनकी ये लाइन ही नहीं है, जिनका ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो जब वज़ीर आज़म को बुला के वो डिक्टेट करेंगे, चेयरमैन को बुला के वो डिक्टेट करेंगे। अभी आप रेलवे और PIE की बात कर रहे थे, मैं बरतानिया में रहता हूँ, हर 1 मिनट के बाद वहाँ पे ट्रेन आती है। 6 करोड़ आबादी है बरतानिया की, हमारी 25 करोड़ है। अगर यहाँ पे आप रेलवे को दुरुस्त कर लें तो ये कितना बड़ा जरिए आमदन आपका बन सकता है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे मैं उतरा हूँ, कम से कम 100 जहाज़ वहाँ पे खड़ा हुआ था जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार था। हमारे मुल्क में जब आप आके उतरते हैं तो 6 जहाज़ है, उसमें से भी 2 जहाज़ ख़राब होते हैं और 1 जहाज़ जो है वज़ीर आज़म उम्रा करने के लिए ले जाता है। तो बात यह कि नेक नीयती है नहीं, अदालती निज़ाम हमारा यहाँ बिल्कुल तबाह हो चुका है। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मामला दुरुस्त नहीं होंगे। प्रोफेसर साहब देखें, मईशत जो है ना, ये बड़ा सीरियस जो है ना एक मसला है। ये कोई जज्बाती नहीं है। ये जिस तरह हम गुफ्तगू करते हैं मसले इदारों की, जैसे बात हो रही है, हुकूमतें कोई इदारों को मुनाफे के लिए नहीं चलाया करती। यानी हुकूमतें या रियासत को दुकानदार नहीं होती, जैसे इसको शॉपकीपर कहते हैं। जिस तरह आप ने सही फरमाया, आपका गैस का इदारा है वो आपसे कमा रहा है, आपका बिजली का इदारा है वो आपसे कमा रहा है, और आपका जो पेट्रोलियम का इदारा है वो आपसे कमा रहा है। ये हुकूमतों के काम नहीं होते। मीर साहब, हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। आपका हर इदारा करप्ट है, और इतना करप्ट है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। माजी में एक लीडर बार बार इसी बात किया करते थे, उनको जो पहाड़ा पढ़ाया गया था उससे ज़्यादा करप्ट है। और मईशत आपकी तब तक नहीं संभल सकती जब तक कि देखें ना, ये FBR है, ये टैक्स का महकमा है, ये इनकम टैक्स का है, ये एक्साइज का है, ये सारे इदारे करप्ट हैं। अच्छा, आप जब तक कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसे रिफॉर्म्स, कोई ओवरहॉलिंग नहीं करते कि जिससे, अब सब लीकेज को देख लें, वापस से बिजली की आप हालत देख लें। अब तो ये सूरत हाल बन गई है मीर साहब के बाज़ लोगों की जितनी तनख्वाहें हैं ना, उससे बढ़ के उनको यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं। मैंने एक कॉलम में अपने, मैं नवावत में लिखता रहा हूँ कॉलम, मैंने अर्ज़ किया था कि दुनिया में प्रोपोर्शनेट भी है ये बिलिंग सिस्टम। ये नहीं है कि जिस आदमी की कमाई जो है वो 10,000 रुपये महीने की है, उसके यूनिट की प्राइस भी आप वही रखें, और एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, उसके यूनिट की भी प्राइस वो रखें। इसको प्रोपोर्शनेट कर दें। अभी भी जो आदमी जितना दे सकता है उतनी प्राइस उससे यूनिट की ले लें। वही तो कर रहे हैं, उसी में हम मारे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो नहीं कर रही। जो स्लैब बना रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, वो मिनिमम स्लैब तो ये उस पर डालते हैं जिसका सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है। चलें ठीक है, इसको पूरे को साहब अभी एक वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद हमारे पास बहुत कम वक्त होगा, लेकिन उस पर हम गालिबन यही पूछा करते हैं कि बॉटम लाइन क्या है। तो एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, कम वक्त मैंने जैसे बताया। नवीद चौधरी साहब, आपसे पहले इसलिए पूछ रहा हूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब की तो लाइन ड्राप है इस वक्त। आप बताइए बॉटम लाइन क्या है, सारी इस गुफ्तगू का खुलासा क्या बनता है, हम कहाँ फंसे हुए। बहुत मुख्तसर तौर पर मैंने बॉटम लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ समझता हूँ कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस बात पर पूरी तरह से अपनी सोचो विचार के बाद कन्विंस्ड हो चुके हैं कि मुल्क के अंदर जितना बहरान रहे उतना उनकी जानिब से नजर हटी रहती हैं।
और उतना उनका फायदा है। पाकिस्तान के अंदर मसनूई बहरान पैदा किए जाते हैं, फिर उनको बढ़ावा दिया जाता है, जिसके नतीजे में मुआशी किरदार भी है, सियासी किरदार भी है, अदालती किरदार भी है। अब तो मुख्तदर हल्के भी उसकी लपेट में आ रहे हैं। ठीक ठीक बात। आज जिस वक्त हम क्लैरिटी पैदा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग क्लैरिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे उनके राह में रुकावटें डालेंगे, तो कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, जिसमें अब ज़ाहिर है हमारे दुश्मन आलम ये रखा जा रहा है, सूरत हाल बिल्कुल ठीक है जी। हमें कंफ्यूज रखा जा रहा है, ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश है। कंफ्यूजन दूर हो जाए तो सारे मामला जी। नसीम सिद्दीकी साहब, मीर साहब, बात वही आ जाती है कि हर इदारे को अपनी हदूद में रह के अपना अपना काम करना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे सियासतदानों को, देखें ना सियासतदान उन्होंने अपने घर बार बाहर बनाए हुए हैं, अपने बच्चों को वो बाहर पढ़ा रहे हैं, यानी कि उनको ये फिक्र होती है कि कल को बुरा वक्त आएगा तो हम बाहर के मुल्क भाग के चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, अमेरिका, दुबई। जब तक आप पॉलिटिशियन को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर नहीं लाएंगे, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक अफरियत है, ये करप्शन है, और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है तमाम इदारे, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो जब तक आप सज़ा और जज़ा नहीं देंगे, जब किसी को डर खौफ नहीं होगा इस बात का, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो तो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, लेकिन बड़ा जानवर उसको फाड़ के बीच में से गुजर जाता है। तो रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। इकोनॉमी पे लास्ट वर्ड्स, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि चलें सियासी मामला पे हम ना कंसेंसस करें। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। मईशत एक ऐसी चीज़ होती है, कोई अगर ये समझ रहा है ना कि कोई एक इदारा है वो कुछ जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाता है, कोई भी नहीं बचेगा। फिर अब बेहतर ये है कि अभी एक्सपोर्ट की बात देख लें। अभी एक गवर्नमेंट ने, मैं देखा 250 अरब रुपया सिर्फ गंदम बाहर से मंगवाने। पाकिस्तान के हालात ये बन गए, जो चीज़ इस बार गंदम अच्छी हुई है, फिक्र ना करें। मैं मीर साहब अब हैरान होंगे कि यहाँ जो चीज़ पाकिस्तान में जिसकी ज़रूरत है वो हम एक्सपोर्ट करके खुश होते हैं, बेशक दोबारा मंगवानी पड़े। इसलिए आजकल तो डिमांड हो रही है कि चीनी आप बाहर भेजें और 2 अरब डॉलर कमाएं, आपके पास वापस। जुल्म इसलिए है कि सबसे ज़्यादा हक आपके अपने लोगों का है, जो चीज़ यहाँ पैदा होती है। आपका जो प्रमोशन का, जो एक्सपोर्ट का, जो पूरी मिनिस्ट्री और पूरा जो निज़ाम है वो सारा करप्ट है। चलिए ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि उसको ज़रा बेहतर कर लें। चलिए ठीक है जनाब। नाज़रीन किराम, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, हमने मुख्तसर चीज़ों में बात की, इंडिया की धमकी पर या इंडिया के एतराफ़ पर। हमने इस बात पर भी बात की हमारी मईशत की सूरत हाल क्या है, हमारा ताजर तबका क्या कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि क्या सचमुच ईद के बाद कोई तहरीक चलने वाली है, अगर इसका कोई इम्कान है तो उसकी वजह क्या है, और जो वजूहत हैं उसको एड्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिस पर हमने गुफ्तगू की है। ये आज की गुफ्तगू का खुलासा है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।